देखिए बच्चों, आप लोगों को कल मैंने एक वो बनाया था, ओवरव्यू। ये टेबल जब भी आप जैसे मेरी क्लास स्टार्ट होती है ना, तो उससे पहले एक बार उस टेबल को खोलकर बैठ जाया करो। उससे आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपके फर्स्ट ग्रुप में एक सब्जेक्ट है, इसका नाम है क्या, इनकम टैक्स। तो जो आपके टोटल जो भी बच्चे, मैं मान के चल रहा हूँ कि इन्होंने आज की क्लास से पहले 2 क्लासेस हो चुकी है और वो दोनों क्लासेस आपने ले ली है। अगर आपने नहीं लिए तो हो सकता है थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आएगी, बट अगर वो 2 क्लासेस ले लेते तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अपन को पता है कि इनकम टैक्स एक्ट तुम्हारे फर्स्ट ग्रुप में आता है ना। इस एक्ट में करीब 298 सेक्शन है, 298। तुम्हारे कोर्स में 90 तो आपको लगातार पढ़ने होते हैं, और जो 91 से लेके क्या है, 298 है, उसमें 30 सेक्शंस पढ़ने होते हैं। तो टोटल कितने प्रोविजंस है, 120। मैंने क्या बताया कि जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं, कोई सा भी एक्ट पढ़ेंगे, तो हर एक्ट का सेक्शन 1 उसका नाम बताता है और ये बताता है कि वो किस तारीख से क्या है, एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 1 इनकम टैक्स का क्या बोलता है, इनकम टैक्स पूरे इंडिया में अप्लाई है 1 अप्रैल 1962 से। सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन होता है। क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन। जितनी भी डेफिनेशन होती है वो कहाँ दी होती है, सेक्शन 2 में। वैसे तो सेक्शन 2 ऑल डेफिनेशन सेक्शन होता है, बट इनकम टैक्स में एक और सेक्शन है, कौन सा डेफिनेशन का, उसका नाम क्या है, 3। बट वो केवल एक ही डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। अब कोई बच्चा ये जानना चाहता है कि सर मुझे ये बता दो कि इनकम टैक्स क्या होता है, इस एक्ट में क्या पढ़ेंगे। तो किसी भी आदमी ने अगर सेक्शन 4 की कंडीशन को क्या कर दिया, पूरा कर दिया, तो आप पर ये कानून क्या हो जाएगा, अप्लाई। तो सेक्शन 4 क्या है, चार्जिंग सेक्शन। मतलब जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो तो पढ़ाई कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन बेसिकली इंटायर एक्ट का क्या देता है, ओवरव्यू। मतलब पूरी समरी बता देगा कि पूरे एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो अभी तक मैं आपको 2 दिन से पूरे एक्ट की समरी बता रहा था। बताओ चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है। कोई भी पर्सन, वी ऑल आर पर्सन, इस साल कोई इनकम कमाएंगे, इस साल कोई, तो टैक्स लगेगा अगले साल। इस साल को बोलेंगे प्रीवियस ईयर और अगले साल को बोलेंगे असेसमेंट ईयर। तो कोई भी पर्सन इस साल अगर क्या कमाएगा, इनकम, तो टैक्स कब लगेगा। लेकिन टैक्स उन लोगों पे ही लगता है जिनकी टोटल इनकम 2.5 लाख से क्या है, ज्यादा है। और कल मैंने आपको बताया था कि टोटल इनकम किसे कहते हैं। हम जो भी इनकम कमाते हैं उनको बताओ इनकम के 5 हेड में लेके जाते हैं। कौन कौन सा नाम बताओ, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पी एंड पी और कैपिटल गेन। हम जो भी इनकम कमाते हैं इनकम के कितने हेड में लेके जाते हैं, 5 हेड में। ठीक है। अगर आप जॉब से पैसा कमाते हैं तो इनकम कहां दिखाते हैं, सैलरी में। मकान का रेंट, हाउस प्रॉपर्टी में। बिजनेस करते हो तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में। संपत्ति बेचते हो तो कैपिटल गेन में। और क्या, 56 से 59 क्या है, अदर सोर्स। ऐसे करके बच्चों हमारे इनकम के कितने हेड होते हैं, 5 हेड। इनकम के 5 हेड होते हैं। ठीक है। तो जैसे तुम्हारे पेरेंट्स कोई इनकम कमाते हैं तो वो इनकम उनको पहले 5 हेड में क्लासिफाइड करनी पड़ेगी। आंसर है क्यों। आंसर क्या बोला मैंने, क्यों। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनकम टैक्स में सैलरी वालों को, बिजनेस करने वालों को, मकान के किराए देने वालों को, इन सबको क्या मिलता है, कोई बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आपको कोई बेनिफिट चाहिए तो आपको इनकम को प्रॉपर हेड में क्लासिफाइड करना पड़ेगा। तो बताइए क्या बताया मैंने, इनकम टैक्स लगता है जिसकी टोटल इनकम 2.5 लाख से क्या है, ज्यादा है। और टोटल इनकम निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, इनकम को क्या करो, 5 हेड में क्लासिफाइड करो। उसके बाद 3 स्टेप और करने होते हैं। बताओ स्टेप नंबर 4 के स्टेप क्या है, ऐड क्लब्ड इनकम। क्या बोला मैंने, क्या होता है क्लब्ड इनकम, क्या होता है क्लब्ड इनकम, कमाता कोई और जुड़ती किसी और में, इसको बोलते हैं क्लब्ड इनकम।
कमाता कोई और है और जुड़ती किसी और में है। जैसे माइनर की इनकम, अगर माइनर कमाता है तो माइनर की इनकम किसमें जुड़ती है? पेरेंट्स में। फिर मैंने बताया था एक होता है डीम्ड इनकम। क्या होता है बच्चों? वो मैंने अभी आपको बोला कि मैं बाद में बताऊंगा। डीम्ड इनकम, ठीक है, उसका सेक्शन कौन सा था? 68 टू 69। और इन सबको जोड़ लो। फिर फिर हमारा ये भी तो हो सकता है एक बिजनेस में इनकम है और एक में लॉस है, घाटा है। एक में इनकम और एक में, मान लो एक बिजनेस में 10 लाख की इनकम है, दूसरे में 4 लाख का लॉस है, तो इनकम टैक्स में केवल इनकम पे टैक्स लगता है या लॉस माइनस होकर टैक्स लगता है? तो कौन से लॉस माइनस होंगे और कौन से नहीं होंगे, इसको हम बोलते हैं क्या? सेट ऑफ क्या? लॉस। एंड अगर मान लो लॉस ही लॉस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो, अगले साल की इनकम से क्या हो जाएंगे? सेट ऑफ। तो 70 से 80 क्या है? सेट ऑफ। बताओ ये मेरी क्या जाती है? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। तो सुनिए, आप फील कीजिए, हमारे पेरेंट्स पर्सन है, हमारे पेरेंट्स इनकम कमाते हैं। हमारे पेरेंट्स जो भी इनकम कमाते हैं उनको 5 हेड में क्लासिफाइड करो। फिर इनकम टैक्स में जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो क्लेम करो, बच्चों की इनकम जोड़ लो और लॉस को माइनस कर लो। इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद मैंने एक चीज बताई कि बच्चों तुम लोगों ने मुझे 20 लाख रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 20। 5 लाख रुपए मेरे ऑफिस में ही खर्च हो गए, यहीं की यहीं, बचे कितने? 15। 6 लाख मेरे घर पे खर्च हो गए पर्सनल, बचे कितने? 9। और फिर मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्ट कर दिया 7 लाख। तो मैंने आपको बताया कि भाई बच्चों ने आपको 20 लाख दिए, फिर आपने 7 लाख रुपए कहां खर्च कर दिए? ऑफिस में। 13 बचे। 6 लाख कहां खर्च कर दिए? घर में पर्सनल खर्चे, बचे कितने? 7। और 7 में से तुमने 4 लाख का इन्वेस्ट कर दिया, मकान खरीद लिया, जमीन खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, मोबाइल खरीद लिया, बचे कितने? 2 लाख। सपोज करो 3 लाख। कितने बचे? 3। बताओ इनकम टैक्स कितने पे लगता है? जो कमाने से संबंधित खर्चे होते हैं ना वो तो लेस होते हैं, बाकी लेस नहीं होते। जो हमारे पर्सनल खर्चे होते हैं या जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इनकम टैक्स में लेस नहीं होते हैं। बताओ टैक्स कितने पे लगेगा? 13 लाख। हाउएवर हाउएवर कुछ नोटिफाइड पर्सनल खर्चे, क्या बोला मैंने, या पर्सनल क्या इन्वेस्टमेंट, उसका आपको इनकम टैक्स में क्या मिलता है? डिडक्शन। 80C से लेके 80U में क्या मिलता है? डिडक्शन। ये लेस कर दो, इजिकल टू क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। और ये सेक्शन 4 क्या बोलता है? अगर तुम्हारी ऐसे जब आपने क्या निकाली? टोटल इनकम, और ये वैल्यू अगर तुम्हारी 2.5 लाख से क्या आ जाए तो बताओ तुम पर ये कानून क्या हो गया? अप्लाई। इतना बात मैंने कल आपको बताई थी, समझ गए? ऐसा क्यों करते हैं, ये सब बातें मैंने आपको बताई थी। तो बताइए, इनकम टैक्स लगने के लिए पर्सन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, और उसकी टोटल इनकम 2.5 लाख से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। बताओ टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? जो भी हम इनकम कमाते हैं पहले उसको हेड में क्लासिफाइड करो, इनकम टैक्स में जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो माइनस करो, बच्चों की इनकम जोड़ लो खुद में, लॉस क्या कर लो? माइनस, और नोटिफाइड पर्सनल खर्चे और नोटिफाइड पर्सनल इन्वेस्टमेंट का क्या ले लो? डिडक्शन, इजिकल टू क्या? टोटल इनकम। बोलो बात समझ में आ गई बच्चों यहाँ पे? तो इतनी बात मैंने कल आपको बता दी थी, ठीक है। अब सर ये जो है ना, ये वाला पोर्शन कौन सा वाला? ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन क्या बोलता है कि जैसे मान लो आप 10 लाख इंडिया में कमाते हो और 10 लाख अमेरिका में कमाते हो। क्या बोला मैंने? 10 लाख इंडिया में कमाते हो और 10 लाख बाहर कमाते हो। या मान लो कोई बाहर का आदमी 10 लाख इंडिया में कमाता है और बाहर अमेरिका में 10 लाख कमाता है, तो इस टोटल इनकम में कितना जोड़ा जाए? क्या क्वेश्चन है? नहीं मुझे बताओ। तो 10 लाख इंडिया में कमाते हो और 10 लाख बाहर कमाते हो, तो बताओ कितना टोटल इनकम में जोड़ा जाए? एक बच्चे के दिमाग में आता है, सर जो बाहर कमाते हो, जो कहां कमाते हो, तो उस इनकम पे तो आपने बाहर टैक्स दे दिया होगा, तो दोबारा यहां टैक्स देंगे तो डबल टैक्स हो जाएगा ना। तो बच्चों ऐसी बातों का जवाब अगर आपको चाहिए कि 10 लाख हम इंडिया में कमाते हैं, 10 लाख बाहर कमाते हैं, तो कितनी इनकम इस टोटल इनकम में आएगी, इस बात का जवाब आपको कौन देगा? सेक्शन 4, सेक्शन सॉरी 5 कौन देगा बच्चों? 5। और सेक्शन 5 बताता है, ये डिपेंड करता है इन 3 चीजों पर। किस चीजों पर? 3 चीजों पर। तो जैसे मैं आपसे पूछता हूं, जैसे बच्चों सपोज कीजिए जैसे मैं हूं, बताओ मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, कहां पढ़ा रहा हूं? इंडिया में। तो मेरी कमाई कहां हो रही है? इंडिया में।
तो एक होता है अक्रूड, क्या बोलते हैं? अक्रूड का मतलब क्या होता है? जहां कमाई का क्या होता है? सोर्स। अक्रूड कहां? इंडिया। एक होता है रिसीव, बताओ तुम मुझे फीस कहां दे रहे हो? इंडिया में। अक्रूड भी इंडिया में और रिसीव इंडिया। तो मान लो 5 लाख मैंने इंडिया में कमाए, तुमने मुझे 5 लाख इंडिया में दिया, अक्रूड भी इंडिया में और रिसीव भी कहां? इंडिया में। अच्छा बच्चों, तो बताओ मुझे 5 लाख इंडिया में अक्रूड और 5 लाख इंडिया में रिसीव। मान लो मैं दुबई घूमने गया। कहाँ घूमने गया? दुबई। तो मैंने मेरे स्टेटस पे लगा दिया कि मैं दुबई आ रहा हूँ। तो वहां कुछ बच्चे थे जो जानते थे मेरे को और उनको पता चला कि मैं दुबई आ रहा हूँ। उनके पेरेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर हमारे बच्चे सीए सीएमए कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनको 2 दिन क्या कर दो, पढ़ा दो, और जो भी आपको पैसा लेना है वो हमसे ले लीजिए। तो मैंने दुबई में पढ़ा दिया। कहाँ पढ़ा दिया? दुबई। बताओ अक्रूड कहाँ हुई? अब कमाई का सोर्स कहाँ? इंडिया है, दुबई? दुबई। तो अक्रूड कहाँ हुआ बताओ? अक्रूड हुआ इंडिया के बाहर। और रिसीव कहां हुआ? इंडिया में। बोलो। तो मैंने बोला कि नहीं देखो, पढ़ा तो दुबई में दूंगा, लेकिन मुझे पैसा कहां चाहिए? इंडिया में। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ा दो, हम पैसा आपको कहां दे देंगे? इंडिया में। तो ऐसे मैंने 5 लाख कमाया। एक केस क्या हो गया बच्चों, कि मैं, मान लो ये बच्ची पढ़ने आई यहां पे, अभी कहां पढ़ा रहा हूं मैं इसको? इंडिया में। अक्रूड कहां हो रहा है मुझे? बट ये मुझे बोलती कि सर देखो ऐसा है, मैं आई दुबई से हूं, मैं यहाँ पैसे लेके नहीं आई, मैं पढ़ने आ गई यहाँ पे, आपको पैसे मेरे पेरेंट्स दुबई में ही देंगे, तो आप दुबई में किसी का नाम बता दो, हम वहां आपका पैसा दिलवा देंगे। तो मुझे रिसीव कहाँ हुआ? ओ भाई, आउटसाइड इंडिया। बोलो बच्चों, सिचुएशन क्या हुई? दोनों इंडिया में। तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कौन सा केस हो रहा होगा? पहला वाला। लेकिन ये भी तो हो सकता है कमा इंडिया में रहे, रिसीव बाहर हो रहा है, या कमा बाहर रहे पर रिसीव कहाँ हो रहा है? इंडिया में। चौथा केस क्या हो गया, जब मैं बाहर गया दुबई घूमने, तो मैंने पढ़ाया भी कहाँ? दुबई। और मुझे फीस भी कहाँ मिल रही है? कहाँ मिल रही है? आउटसाइड इंडिया। मतलब सब कुछ क्या? बाहर। अब बताओ मैंने कितने रुपए कमा लिए? 20 लाख। कितने कमा लिए? 20 लाख। अब नाओ मैं पर्सन हूं, हाँ सर। मैंने इनकम कमाई, हाँ सर। अब बताओ मेरी टोटल इनकम निकालेंगे, तो मेरी ये जो टेबल है टोटल इनकम की, इसमें बताओ कितने रुपए लेके जाऊं? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख? बताओ, ये क्वेश्चन है नहीं, मुझे बताओ। बोलो है नहीं है। तो बताओ इस चीज का जवाब कौन देगा बच्चों? सेक्शन 5। और सेक्शन 5 बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मतलब कोई आदमी इंडिया में भी कमाता है और बाहर भी कमाता है, तो बाहर वाली इनकम को जोड़े या ना जोड़े, इस बात का जवाब कौन बताता है? सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 जो आपने कल टेबल बनाई थी, समरी टेबल, वहां लिख दो स्कोप ऑफ टोटल इनकम। क्या लिखोगे? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम। 5-7 मिनट है ना, फिर आगे आ जाएगा। स्कोप ऑफ क्या? टोटल इनकम। समझिए क्या बोला मैंने? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 5 कहता है, अब बताओ हमारा क्वेश्चन क्या है? बताओ क्वेश्चन क्या है? हम इंडिया में भी कमा रहे हैं और बाहर भी कमा रहे हैं, तो हम 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो इंडिया में कितनी इनकम को जोड़ा जाएगा? बताइए। इसके लिए हम किसके पास गए? सेक्शन 5। और सेक्शन 5 क्या बोलता है? तुम्हारा स्टेटस बताओ। क्या बोला मैंने? तुम इंडिया में क्या हो? आर ओ, या इंडिया में क्या हो? या एक सेकेंड, इंडिया में आर ओ, सॉरी, अभी ऐसे बोलो, इंडिया में रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट? अभी इतना ही बोलो, इंडिया में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ठीक है। अब ये क्या होता है? ये रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है? तो बच्चों, हमारे इंडिया में लॉ क्या कहता है? कोई भी आदमी, चाहे देशी हो या विदेशी हो, मतलब चाहे वो इंडिया में पैदा हुआ हो या इंडिया के बाहर हो, तो तुम लोग क्या हो? इंडियन सिटीजन। और फॉरेनर्स क्या है? फॉरेन सिटीजन। कोई भी आदमी, चाहे वो इंडिया में पैदा हुआ या बाहर पैदा हो, अगर इंडिया में 182 डेज रहता है, कितने दिन बच्चों? तो बताओ वो इंडिया का क्या कहलाएगा? रेजिडेंट। तो अगर आप इंडिया में इतने दिन रहते हो, तो आप इंडिया के क्या कहलाओगे? रेजिडेंट। और अगर आप इससे कम रहते हो, तो बताओ क्या कहलाओगे? नॉन रेजिडेंट।
चाहे आप देसी हो या विदेशी। अब कैसे पता चलेगा कि तुम रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, मैंने बताया ना, ये बात कहां लिखी हुई है, सेक्शन 6। सेक्शन 6 लिखो, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन कौन सा, 6। फिर वही बात, फिर वही बात, मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा ना, बताओ उसका इंपैक्ट कहां आएगा, टोटल इनकम। कुछ भी पढ़ाऊंगा। तो अभी हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, बताओ कि सर टोटल इनकम निकालना चाहते हैं, समस्या क्या है। हमने कुछ पैसा इंडिया में कमाया और कुछ बाहर कमाया, तो समस्या यह है कि बाहर वाली इनकम को जोड़े या ना जोड़े। इस बात का जवाब कौन देगा, 5। हम 5 के पास गए, 5 प्लीज बताओ कि हमने ऐसे 20 लाख रुपए कमाए, इंडिया में कितनी इनकम में जोड़ा जाएगा। तो सेक्शन 5 ने बोला मैं बताऊंगा नहीं, पहले आप बताओ कि आपका इंडिया में स्टेटस क्या है। तो स्टेटस दो होते हैं, कौन कौन से, रेजिडेंट और नॉन। और स्टेटस निकालना कौन बताएगा, सेक्शन 6। ठीक है, स्टेटस बता दिया। अब मान लो ऐसी इनकम, दो अलग अलग लोग थे, मैं रेजिडेंट और ये कौन, मैंने भी 20 कमाए और इसने भी कमाए। सेक्शन 5 ने मुझे बुलाया, रेजिडेंट इधर आओ, मैं गया। तो सेक्शन 5 क्या बोलता है, जो इंडिया का क्या है, रेजिडेंट है, तुम सारे क्या हो बताओ, क्योंकि तुम इंडिया में कितने दिन हो, जो इंडिया का क्या है, रेजिडेंट है, वो वर्ल्ड में कहीं कमाए, बताओ उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो जो इंडिया का रेजिडेंट है, वो वर्ल्ड में कहीं कमाए, उसकी टोटल इनकम में पूरा 20 लाख जोड़ा जाएगा, फिर ये कैलकुलेशन की जाएगी, फिर वो टोटल इनकम 20 लाख में से 2.5 लाख लेस कर देना, और बैलेंस पे क्या लगेगा, टैक्स। अगर तुम इंडिया के क्या हो, अब तुम कहते हो कि सुनो तो सही, कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी। आप चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो कि सर मैं उस इनकम पे बाहर भी टैक्स दे चुका हूं, मैंने ये कर दिया, आप मेरे पे डबल टैक्स क्यों लगा रहे हो, आप गलत देश में पैदा हो गए। हमारे इंडिया का कानून तो यही बोलता है, अगर आप इंडिया के क्या हो, रेजिडेंट हो, वर्ल्ड में कहीं कमाओ, आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। वो बात अलग है, फाइनल में आके एक रिलीफ मिलती है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब तक तुम कहाँ बैठे हो, इंटर में, कौन से कहाँ पे बैठे हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, वर्ल्ड में क्या कहीं कमाए, बताओ टैक्स लगेगा। अगर आप कौन हो, इंडिया के रेजिडेंट, समझ गए। और अब दूसरा आदमी कौन है, बताओ ये जितने भी विदेशी है, ये इंडिया में 5-10 दिन आते हैं, बताओ ये क्या कहलाएंगे, नॉन। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि विदेशी हमेशा नॉन रेजिडेंट होगा और देशी हमेशा रेजिडेंट होगा, मैंने ऐसे नहीं बोला। मैंने क्या बोला, देशी हो या कोई भी आदमी इंडिया में अगर 180 डेज रह ले, तो वो इंडिया का क्या कहलाता है, रेजिडेंट। ठीक है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो ओबामा, मान लो इंडिया में 5 दिन रहा, बताओ वो क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट। आज ट्रम्प, पुतिन, इमरान खान, ये सब बाहर रहते हैं, इंडिया में कभी कभी 2-4 दिन के लिए आ जाते हैं, बताइए वो क्या कहलाएंगे, नॉन रेजिडेंट। सर ये लोग भी टैक्स देंगे क्या, हाँ ये लोग भी टैक्स देंगे। अगर ये इनको पैसा कहां रिसीव होता है, इंडिया में, या अक्रूड कहां होता है, इंडिया में। तो अगर कोई भी एनआरआई जो कमाता कहां से है, और या कमाता बाहर है बट उसको पैसा कहां मिल रहा है, बताओ वो भी क्या देंगे, टैक्स देंगे। बताइए एनआरआई लोग इंडिया में टैक्स कब देते हैं, या तो अक्रूड इंडिया में हो या रिसीव का हो। बताओ पहले वाले केस में एनआरआई टैक्स देगा क्या, देगा। दूसरे वाले में अक्रूड तो इंडिया में नहीं है बट देगा। तीसरे केस में अक्रूड इंडिया में है बट रिसीव इंडिया में, फिर भी क्या देगा, टैक्स। दोनों बाहर है तो टैक्स नहीं देगा। बताओ कितना हो गया, 15 हो गया। तो मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, क्या बोला, तो जल्दी से बताइए बच्चों क्या बताया मैंने। अक्रूड या रिसीव, दोनों में से अगर एक भी चीज का हो जाए, तो बताओ एनआरआई क्या देगा, टैक्स। बताओ तुम लोग रेजिडेंट हो, तो तुम्हारे लिए चैप्टर मायने रखता है क्या, नहीं, बताओ क्यों नहीं रखता। तुम रेजिडेंट हो तो तुम्हारे लिए कोई फर्क पड़ता है क्या, अक्रूड का रिसीव का, बोलो क्यों। कहीं भी कमाओ क्या लगेगा, टैक्स। लेकिन अगर तुम क्या हो, तो तुम्हारे लिए चैप्टर बहुत मायने रखता है, बताओ क्यों। क्योंकि अक्रूड कहां हुआ, इंडिया, बोलो अक्रूड कहां हुआ या रिसीव कहां हुआ, तो बताओ क्या लगेगा, टैक्स। बच्चों मान लो तुम्हारा ब्रदर अमेरिका में जॉब करता है, अक्रूड कहां है, अमेरिका में, उसको पहले उसको सैलरी भी कहां मिलती है, अक्रूड रिसीव कहां, सब कुछ बाहर। और वो इंडिया में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है,
180 दिन हो गया उसको इंडिया में आए, बताओ क्या कहलाएगा? अक्रूड बार, रिसीव बार, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कई बार जब वो आता है तो घर वाले इमोशनल हो जाते हैं, बोला बेटा 2 दिन रुक जा, 2 दिन रुक जा। क्या जाता है? बोला क्या जाता है? टैक्स जाता है। बोलो नहीं रुकना चाहिए, बताओ क्यों? अगर वो 2 दिन रुक गया तो वर्ल्ड में कहीं कमाए, बताओ क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो जिस दिन, जैसे आप मान लो लास्ट, कई जितने भी फॉरेनर्स जो इंडिया में आते हैं ना तुम्हारे भाई भाई, वो सब टिकट ऐसे बनवाते हैं क्या, इंडिया में क्या नहीं हो, 182 दिन से ज्यादा ना हो। अगर हो गए ना तो बच्चों फिर क्या हो जाएगा, जो अमेरिका में कमाया उस पर भी क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। यही तो प्लानिंग है कि आप जब टिकट बनवाते हो तो सोच समझ के बनाओ, ऐसे बनाओ कि आप इंडिया में क्या रहो, नॉन रेजिडेंट। अदरवाइज अगर क्या हो जाओगे रेजिडेंट, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, कहीं भी कमाओ क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। आगे क्या बात समझ में? अब बताओ, सेक्शन 7 मीनिंग ऑफ रिसिप्ट और 9 मीनिंग ऑफ अक्रूड। लिखो बच्चों, 7 मीनिंग ऑफ रिसिप्ट और 9 क्या है? मीनिंग ऑफ अक्रूड। अब यहां से शुरुआत होती है, यहां से पढ़ाई की शुरुआत होती है, मीनिंग ऑफ अक्रूड और मीनिंग ऑफ क्या? रिसीव। तो बताओ क्या सीखा आपने? 1 क्या है? 1 एप्लीकेबल, 2 क्या है? 3 क्या है? प्रीवियस ईयर, 4 क्या है? 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम, 6 कैसे पता लगेगा कि तुम रेजिडेंट हो, या 7 मीनिंग ऑफ रिसिप्ट और 9 मीनिंग ऑफ अक्रूड। पर्सन है, इनकम है, इंडिया में टैक्स। अब मेरा फॉर्मूला क्या हो गया? पर्सन है, इनकम है, इंडिया में टैक्सेबल है, और उसकी टोटल इनकम, उस पर क्या लगेगा? तो ये 4 कंडीशन पूरी होने पे इनकम टैक्स लगता है। पर्सन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए, और उसकी टोटल इनकम। बताओ टोटल इनकम निकालने के लिए सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। बताओ टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? इनकम को हेड में जमाओ, हेड वाइज क्या लो? बेनिफिट। बच्चों की इनकम जोड़ लो, लॉस को क्या कर लो? माइनस। पर्सनल नोटिफाइड खर्चे, क्या बोला मैंने? और पर्सनल नोटिफाइड इन्वेस्टमेंट का क्या ले लो? डिडक्शन इज इक्वल टू टोटल इनकम। और टोटल इनकम अगर 2.5 लाख से क्या है ज्यादा, तो तुम पे क्या लगेगा? टैक्स। और मेरे को पढ़ाना कहां तक है? टोटल इनकम, टोटल इनकम और टैक्स। अब बताओ, मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे है, एक अनजान आदमी तुम्हारे पास आता है, क्या रहा है? अनजान आदमी, एक अनजान आदमी आता है और दरवाजे से घुसकर बोलता है, सर मैंने 20 लाख रुपए कमाए, फटाफट बताओ टैक्स कितना लगेगा। तो मेरी अप्रोच, पर्सन है, इनकम है, यहाँ इनकम को डाला और 2.5 लाख माइनस करके बोल दिया जा टैक्स दे दे। बताओ मैंने सही किया या गलत किया? जबकि मैं जानता ही नहीं हूँ कौन है, कहां से आया। बताओ सही किया या गलत किया? बताओ क्या गलत किया? मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए था? पहले मुझे उससे क्या पूछना चाहिए था? तेरा स्टेटस बता। अगर वो बोलता है रेजिडेंट है, तब तो मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 20 लाख को यहाँ लिखता, बेनिफिट लेके टैक्स दे देता। लेकिन अगर वो कौन है? नॉन रेजिडेंट है, तो बताओ मैं क्या सीधा उस पर टैक्स लगा देता, या मुझे उससे एक बात पूछनी चाहिए थी? बता, मैंने अक्रूड कहाँ? बोला बाहर। बोला रिसीव कहाँ? बोला बाहर। तो उसको क्या बोलूंगा? तू भी जा बाहर, तेरे पे कोई टैक्स नहीं लगे। तो कोई भी अनजान आदमी आएगा तो क्या सीधा टैक्स लगाओगे, या पहले उससे स्टेटस पूछोगे, और फिर अक्रूड कहाँ, फिर रिसीव कहाँ? अगर स्टेटस रेजिडेंट है तब तो कुछ पूछना ही नहीं है, फिल्टर में डाल देना। और अगर स्टेटस क्या है? एनआरआई है, तो उससे पूछना अक्रूड कहाँ और रिसीव कहाँ। अगर इंडिया में हुआ तो टैक्स देगा, अदरवाइज टैक्स नहीं देगा। बताइए, चैप्टर 2 तो है स्टेटस बताना, और चैप्टर 1 है टैक्स निकालना। बताओ समझदार आदमी को पहले क्या पढ़ना चाहिए? स्टेटस निकाल। इसलिए हम हमेशा, बताओ पहला कौन सा चैप्टर पढ़ाते हैं? स्टेटस निकालना। क्या निकालना? तो मैंने प्री बैच वालों को स्टेटस निकालना सिखा दिया, और अभी मैं आज तुम लोगों को कहां से स्टार्ट करूंगा? टैक्स निकालना। कहां से निकालना सिखाऊंगा? हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट चीज समझ में आ गई आपको कि क्या बोला मैंने? ये क्या निकालना बताता है? स्टेटस। और ये वाला टैक्स निकाल। हमको 3 चीजें करनी है, स्टेटस निकालो, टोटल इनकम निकालो, और टैक्स। तो वैसे तो मेरा गोल क्या है बताओ, लेकिन क्योंकि टैक्स निकालना बार बार काम आएगा, क्या बोला मैंने? टैक्स निकालना क्या आएगा, इसलिए बच्चों में टैक्स निकालना आपको पहले ही बता देता हूं। अदरवाइज अगर सिस्टम की बात करो तो पहले क्या होनी चाहिए? टोटल इनकम, फिर क्या निकलेगा? टैक्स निकलेगा। तो बताओ मेरा चैप्टर 1 तो क्या है? ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स, डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स, और हाउ टू कंप्यूट टैक्स। चैप्टर 2 क्या है? कौन टैक्स देगा, बाहर वाला इंडिया में टैक्स देगा या नहीं देगा। आगे बात समझ में? तो एक बार
आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट बताओ, सेक्शन 1 क्या है? एप्लीकेबल। सेक्शन 2 ऑल डेफिनेशन। सेक्शन 3 प्रीवियस। सेक्शन 4 ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स। क्या बोलेंगे हम? 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम। 6 हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। 7 डेज ऑफ रिसिप्ट। 9 अक्रूड। अब 10 से 13 और बताना है। फिर पर्सन है, इनकम है, इंडिया में कमाया। 14 बोलता है हेड्स ऑफ इनकम। बताओ सैलरी की इनकम कहां जाएगी? सेक्शन बोलो। हाउस प्रॉपर्टी की बी एंड बी 28 से 44। कैपिटल गेन, अदर सोर्स। क्यों करते हैं एडवाइज क्लासिफिकेशन? क्यों करते हैं? इनकम टैक्स में हर वर्ग के लोगों को क्या दिया गया है? बेनिफिट। तो अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो इनकम को पहले प्रॉपर्ली क्या करो? क्लासिफाइड कर लिया। उसके बाद बच्चों की इनकम जोड़ लो, लॉस को माइनस कर लो, और नोटिफाइड पर्सनल खर्चे, क्या बोला मैंने, और पर्सनल इन्वेस्टमेंट का क्या ले लो? डिडक्शन इज इक्वल टू टोटल इनकम। ओके, अच्छा बच्चों, अब सारी बातें पूरी हो गई, बट अभी तक केवल टैक्स ही टैक्स लगाने की बातें हो रही है। हमारी सरकार ने कुछ लोगों को राहत दी है, कुछ लोगों को। बताओ, आज सबसे ज्यादा हमारे जितने भी कानून बनते हैं या कोई भी टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, कोई भी योजनाएं आती है, बताओ सबसे ज्यादा कौन से वर्ग का ध्यान रखा जाता है? किसान। किसान, क्योंकि इंडिया की 70% आबादी गांवों में रहती है, खेती बाड़ी है, उनके ऊपर कई दुनिया भर की आपदा, बारिश, बाढ़, तूफान, सब कुछ। बारिश ना है तो प्रॉब्लम, बारिश ज्यादा है तो प्रॉब्लम, बोलो, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना? तो बच्चों, उन लोगों की इनकम को सरकार ने क्या कर रखा है? एग्जम। कि अगर किसान कोई इनकम कमाता है, इंडिया वाला किसान, तो उसकी इनकम क्या है? एग्जम्प्ट है। तो सेक्शन 10(1) क्या है? एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जम। तो कुछ इनकम ऐसी होती है जो 2.5 लाख से ज्यादा हो तो भी क्या होगी बच्चों? एग्जम्प्ट होगी। तो पहली इनकम कौन सी है? एग्रीकल्चर। 10(1) एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जम्प्ट। अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, जैसे आप जयपुर में रहते हैं तो मैं आपको देखता हूं, अगर नेट चल जाए तो। आप जैसे कभी अजमेर रोड की तरफ जाना, ठीक है, अजमेर रोड की तरफ जाओगे तो आपको, है ना, शानदार क्या मिलेगा? जैसे है क्या नेट? जैसे महिंद्रा सेज बना हुआ है। क्या बना हुआ है बच्चों? महिंद्रा सेज। इधर सांगनेर में बना हुआ है सीतापुरा सेज। जब आप अजमेर रोड की तरफ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कहाँ गए हम, मतलब बहुत वेल डेवलप्ड, चारों तरफ ग्रीनरी, अच्छी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, तो आपको लगेगा एकदम से यार ये जयपुर में ऐसी जगह कहाँ आ गई है। एक्चुअली सरकार ने महिंद्रा जो है ना, जिसकी गाड़ी आती है, उसको एक एरिया दिया। मान लो सपोज करो 10,000 बीघा जमीन दे दी, कितनी, और जंगल था, और महिंद्रा को बोला इस एरिया को क्या करो आप? डेवलप करो। तो उसने क्या किया? रोड बनाई, चारों तरफ ग्रीनरी लगाई, प्लॉटिंग कर दी। क्या कर दी? प्लॉटिंग। तो सरकार ने महिंद्रा को जमीन बेच दी, सरकार के पास पैसा आ गया, उस जंगल को डेवलप किसने किया? महिंद्रा ने। अब ऑनरशिप किसके पास आ गई? महिंद्रा। फिर महिंद्रा वहां प्लॉट काटेगा। क्या काटेगा? प्लॉट। फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, टीसीएस, इन्फोसिस, उस प्लॉट को खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? खरीदेंगे, और अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, और यहां से बैठ के एक्सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक्सपोर्ट। सेज जो होता है ना, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां से बैठकर लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक्सपोर्ट। बताओ, एक्सपोर्ट करने से गवर्नमेंट को क्या मिलता है? डॉलर। तो अगर कोई बंदा अपनी फैक्ट्री कहां लगाए? सेज में। या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बैठ के डेवलप करे कहां? सेज में। और उसका क्या लगा दे? एक्सपोर्ट। तो उसका जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा ना, वो पहले 5 साल तक 100% एग्जम, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। बताओ दूसरा कौन सा आदमी है जिसकी इनकम को एग्जाम कर रखा है? सेज वाला। क्या बोला मैंने? सेज। क्यों कर रखा है? क्या लेके आता है? डॉलर।
और डॉलर लाने से इंडिया का रिजर्व क्या होगा, बढ़ेगा। जिस कंट्री के पास फॉरेन रिजर्व क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वो कंट्री क्या करती है। आज इंडिया है, इंडिया का फॉरेन रिजर्व 600 अरब डॉलर के आसपास है। आज पाकिस्तान के पास मात्र 3 अरब डॉलर बचे हैं। अपन बोलते हैं ना कंगाल, वो दिवालिया होने की उस पर आ गया, केवल मात्र कितने, 3 अरब डॉलर। और फिर उसके लिए भी वो गुजारिश करते रहते हैं हमको डोनेशन को दो चाइना, कभी कहाँ कभी कहाँ। और इंडिया के पास कितना है, 600 अरब डॉलर। तो जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा क्या होगा, फॉरेन रिजर्व डॉलर होगा, क्योंकि पूरी इकोनॉमी डॉलर पे चलती है, वो उतनी तरक्की करेगी। तो बताओ ये लोग हमारे इंडिया के लिए क्या लेके आ रहे हैं, डॉलर। बताइए इनको सम्मान मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए एक सेक्शन का जन्म हुआ, उस सेक्शन का नाम क्या है, 10AA, इनकम ऑफ सेज। क्या बोला मैंने, इनकम ऑफ एग्जेम्प्ट, इनकम ऑफ सेज, इनकम ऑफ सेज, इनकम ऑफ सेज क्या होती है, एग्जेम्प्ट। बताओ दो लोग हैं जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, नाम बताओ। एक तो एग्रीकल्चर इनकम, और एक कौन सी, सेज इनकम। एक बच्चों आपने कभी गए होंगे आप, जैसे अगर आप, आज जैसे गोविंद देव जी का मंदिर क्या होता है, गणेश जी का मंदिर। देखो आप पिक्चर ही कैसे बनी हुई है, देखो आप, दिख रहा है आपको। ये देखो आप, आपके पैसों का क्या होता है, जो भी पैसा आप दिन भर क्या करते हो, डोनेशन देके आते हो कहाँ पे, मंदिरों में। आप तो वैसे बच्चे तो 2 ही बार मंदिर जाते हैं, या तो दिन एग्जाम हो या दिन रिजल्ट आए, और फिर उस रिश्वत देके आते हो भगवान को, बोलो अब यहाँ पे। और कई बार तो बड़ी बड़ी बातें करके आ जाते हैं, मंदिर कमरा बना दूंगा, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बोलो, है ना, बस पास करा दो बस कैसे भी करके। तो ये पैसा भगवान ने कमाया, नहीं कमाया भाई, कोई तो उसका होगा ना, क्या दावेदार, कौन, कौन होता है उसका दावेदार, या वो डोनेशन बॉक्स में जाके वहीं खराब हो जाते हैं, बोलो, कोई तो निकालता होगा उसको, बोलो। तो ये पैसा क्यों देते हो आप, बताओ क्यों देते हो आप इसलिए देते हो कि पंडित जी के बच्चे अमेरिका पढ़े, आप क्यों देते हो, आपको क्या लगता है हम जिंदगी भर रोज एक ना एक पाप करते हैं, तो परोपकार हो जाए, पुण्य हो जाए, इसलिए आप भगवान को भी रिश्वत दे के आते हो, बताओ। तो अब मेरा मुझे बताओ, क्या इस पैसे पे भगवान के हाथ में टैक्स लगे या ना लगे। इन्होंने क्या, इनको बोलते क्या है कि जितने भी मंदिर वगैरह जो बनते हैं, तो मंदिर को एक तो आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया, क्या बना दिया बच्चों, ये आर्टिफिशियल पर्सन है ये लोग, सारे के सारे क्या है। और इनकम टैक्स में एक सेक्शन बना दिया, कौन सा, सेक्शन 11 to 13। अगर ये मंदिर वगैरह 11 to 13 की कंडीशन को क्या कर दे, तब तो इनकी इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। अदरवाइज इनको भी क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब कंडीशन क्या है भाई, आप क्या सोच समझ के पैसा देते हो, इस पैसे का क्या होगा, बताओ क्या होगा इस पैसे का, बताओ क्या करोगे इस पैसे का, तुम क्या सोच के देती हो उसमें, मंदिर का डेवलपमेंट हो, और कि लोगों का क्या हो, पुण्य के काम में आए, लोगों को चैरिटी दो, बोलो यही तो काम आएगा ना, बोलो। तो बताओ, सरकार ने कंडीशन ना रखी कर ये पैसा वास्तव में आप क्या कर रहे हो, चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज के लिए खर्च कर रहे हो, जब तो ये पैसा जो मैंने तुमको दिखाया वो एग्जेम्प्ट है। अदरवाइज क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। बताओ और कौन आदमी इसकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। 11 से 13 क्या है, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। चैरिटेबल एंड क्या, धार्मिक। इन लोगों की इनकम क्या होती है बच्चों, एग्जेम्प्ट होती है, बोलो। इन लोगों की इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट। बताओ 4 लोग बताओ जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट, 3 लोग बताओ, किसान, सेज वाला और ट्रस्ट। अच्छा ये कानून कौन बनाती है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं, पॉलिटिशियन। ये पॉलिटिशियनों को भी तो क्या मिलता है, डोनेशन। तो कानून बनाते समय इनको भी अपने आप पे क्या आ गया, थोड़ा बहुत लालच आ गया, और उन्होंने अपने फेवर का कानून बना लिया कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कमाएगी क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन वगैरह मिलता है, बताओ क्या होगा बच्चों, एग्जेम्प्ट। समझ गए। तो ये तो ऐसी ही बात हो गई ना भाई, भाई यहाँ समझ में आ रहा है कि किसान है, हमारा देश का नारा भी है जय जवान जय किसान, है ना। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि डॉलर ला रहे हैं, गवर्नमेंट के लाडले हैं, बोलो
ये समझ में आ रहा है, भगवान है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तुमको क्यों, इन्होंने क्या किया, जब लॉ खुद ने बनाया तो अपने फेवर, आज जैसे मान लो मेरे को कहते कि आप आओ और लॉ बनाओ, मुझे इनवाइट कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, जो लोग टैक्स पढ़ाते हैं उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है, मैं भी लिख देता ना, बोलो यहाँ पे। तो 13 ए क्या है, पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जेम्प्ट है। क्या बोला बच्चों, पॉलिटिकल पार्टी की एग्जेम्प्ट का मतलब ये होता है वो इनकम यहाँ पे आएगी ही नहीं, दिखाना ही नहीं है। और डिडक्शन का मतलब क्या होता है, दिखाकर लेस करते हैं। और एग्जेम्पशन का मतलब इस टेबल में जाएगी नहीं, वो एग्जेम्प्ट है। बताओ 4 लोग बताओ जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, बताओ। किसान, सेज वाला, मंदिर, और चौथा कौन, पॉलिटिकल पार्टी। अब ये जो बीच में बच गया बच्चों, ये हम लोगों के लिए है थोड़ा बहुत। जैसे मैं, जब भी मेरे मुंह से निकलेगा ना एग्जेम्प्ट है, तो समझ जाना यहाँ लिखा हुआ है। जैसे अपन बोलते हैं ग्रेच्युटी, जैसे अभी आप सैलरी चैप्टर पढ़ोगे, ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट है। आपको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलता है, वो एग्जेम्प्ट है ना। तो जब भी मेरे मुंह से क्या निकलेगा, एग्जेम्पशन, उसके प्रोविजन यहाँ मिलेंगे कहाँ, 10(2) से 10(40). अदर एग्जेम्पशन नहीं, नहीं सबका, जो पॉलिटिकल एक्ट में रजिस्टर्ड हो, एक इलेक्शन एक्ट है वहां पे रजिस्टर्ड हो। मतलब क्या बोला मैंने, अदर एग्जेम्पशन। तो हम लोगों को छोटी मोटी एग्जेम्पशन यहाँ मिल जाती है 10(2) से 10(48). अदर एग्जेम्पशन, एमपी को भी पैसा मिलता है, उनकी एग्जेम्पशन, पॉलिटिकल पार्टी अलग होती है, एमपी अलग होता है। मैंने किसकी बात बोली, केवल पॉलिटिकल पार्टी। अब बताओ, हमारा फॉर्मूला टोटल इनकम का, दो बातें हो गई, इनकम टैक्स कैसे कब लगता है और टोटल इनकम कैसे निकालते हैं। क्या बोला, इनकम टैक्स 5 बातें पूरी होने पे लगता है। बताओ, पर्सन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, इंडिया में टैक्स होनी चाहिए, वो एग्जेम्प्ट, और उसकी टोटल इनकम। तो 5 कंडीशन पूरी होने पे क्या लगता है, इनकम टैक्स। वापस बोलो, पर्सन होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए, और टोटल इनकम, इनकम टैक्स लगता है। अब हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, जो भी इनकम कमाते हैं हेड में लेके जाओ, बेनिफिट्स लो, बच्चों की इनकम जोड़ो, लॉस को माइनस करो, और नोटिफाइड पर्सनल खर्चों का क्या ले लो, डिडक्शन, इज इक्वल टू क्या, टोटल इनकम। बात समझ में आ गई हो जो। अब कल से मेरा एक चैप्टर चालू होगा, कौन सा, बेसिक चैप्टर। कौन सा चैप्टर बच्चों, और क्या बताएंगे इसमें, हाउ टू कंप्यूट टैक्स। ठीक है, तो यहां से मेरा चैप्टर चालू होता है, उसका नाम क्या है, हाउ टू कंप्यूट टैक्स। हालांकि मुझे बताओ, पहले टैक्स निकालना बताना चाहिए था, टोटल इनकम। वैसे कायदे की बात करूं तो पहले स्टेटस निकालना बताना चाहिए था, फिर टोटल इनकम, और फिर टैक्स। मैं सबसे लास्ट चीज पहले बढ़ा रहा हूं, क्या, टैक्स निकाल। तो कल एक बार आपकी सबको इच्छा भी तो होती है, बताओ सर टैक्स कितना लगेगा। अलग अलग आदमी का टैक्स निकालने का तरीका क्या है, अलग अलग है। आप ऐसे मतलब टैक्स निकालना बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन है। हालांकि हार्ड कुछ भी नहीं होता, सब सिंपल ही होता है, बट पहली बार समझोगे तो टाइम लगेगा ना। मैं आपको अब क्या निकालना सिखाऊंगा, टैक्स। बेसिक चैप्टर आपको क्या निकालना सिखाता है, टैक्स। आई होप बात समझ आ गई हो। तो कल से कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, बेसिक चैप्टर। ओके, थैंक यू।